सब्सक्राइब कीजिए ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन कीजिए। धन्यवाद। जब माओवाद में थे, जब जन अदालत लगती थी, तो ऐसे मामले भी तो सामने आते थे कि बेटियों के साथ छेड़खानी हो गई, ये हो गई, तब कैसा सजा दिया जाता था? देखिए, वो तो जनता फैसला करती थी, हम लोग उसमें देखिए ऐसे मामले खासकर माओवादी इलाका में कम ही हुआ करते थे, क्योंकि जानते थे कि पब्लिक की सजा तो कम से कम इतना पीट देता था वो लोग को कि कम से कम एक आध महीना से उठना बैठना ही होता। कोर्ट तो जाता नहीं था, लेकिन 1 महीने तक आराम करना पड़ता था। इस डर से लोग माओवादी इलाका में खासकर महिलाओं के साथ इस किस्म का काम नहीं करते थे। देखिए, आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है, प्लस जो मणिपुर में हुआ इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। हम लोग क्योंकि 80% मान लिया हम लोग कृषक हैं, कुछ व्यापारी हैं और कुछ सरकारी नौकरी में हैं, लेकिन 80% लोगों को सरकारी नौकरी में जगह नहीं दिया जा सकता है। मैं पहले ही आपको बोला कि लोग सरकार से लेना भर जानते हैं, देना नहीं जान रहे हैं। कि माओवादियों ने डायरेक्ट एक्शन लिया और कहीं कहीं माओवादी जब आए या अन्य वामपंथी संगठन आए, किसानों के हित में अच्छा काम किया, कोर्ट से भी लड़ाई लड़ के ज़मीन को निकाल दिया। मेरा भी उम्मीद यही था कि ब्रिटिश पीरियड में जितना भी शेड्यूल इलाके में तहसीलदार लोग का ज़मीन जो लुटाया था, ये माओवादी के में रह के वापस हो सकता है। जोहार, नमस्कार, मैं मनोज सरन ट्राइबल इंडिया टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर मसीह चरण पूर्ति जी, जो माओवादी संगठन में थे और उस वक्त रहते हुए इनकी गतिविधियां जंगलों में हुआ करती थी, सोच जो था माओवादियों की, जो उनकी अपनी सोच थी, जो लड़ाई थी, उसी को लेकर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन अब ये पूरी तरह से समाज के लिए लड़ना चाहते हैं, समाज की हक और अधिकार की बात करते हैं और उनसे कई सारे सवालों पर हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा हालात में किस तरह से उनकी सोच चल रही है। जिस तरह से आदिवासियों पर हमले हो रहे हैं, या फिर झारखंड में जो स्थानीय नीति है 60-40 नई चलतों की बात हो रही है, आदिवासियों की जो ज़मीन लूटी जा रही है, तमाम जो मुद्दे हैं और जिस तरह से इनकी सोच है, उस पर हम बात करेंगे। तो जुड़े रहें ट्राइबल इंडिया टीवी में और हम बात कर रहे हैं मसीह चरण पूर्ति जी। मसीह चरण पूर्ति मुख्य धारा में लौटकर संवैधानिक तरीके से समाज की सेवा करना चाहते हैं। पुरानी दिनों के उन गतिविधियों को छोड़कर एक नई राह की ओर चल पड़े हैं। गांव घर से लेकर देश भर में चल रही तमाम घटनाक्रम को देख और समझ रहे हैं। गंभीर होकर विभिन्न मुद्दों को लेकर चिंतन मंथन भी करते हैं। सड़क पर कोई आंदोलन नहीं, लोगों को उनके हक और अधिकार को लेकर जागरूक जरूर कर रहे हैं। अब गांव घर के ग्रामीण भी सहज होकर मसीह चरण पूर्ति से मिलते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत भी करते हैं। मसीह चरण पूर्ति जो कभी कानून और संविधान के विपरीत अपनी संगठन चलाते थे, अपना कानून, अपना जन अदालत और अपना ही फैसला सुनाते थे। बम गोलियों के साथ बारूद के ढेर पर बैठने वाला शख्स का अब शख्सियत बदल चुका है, साथ ही सोच भी बदल गया है। बिहड़ों में और जेलों में एक लंबा समय गुजार चुके मसीही जब पढ़ाई करते थे तो वो एक शिक्षक या किसान बनना चाहते थे, लेकिन तकदीर कहीं और ले गया और तस्वीर कुछ और हो गया। अब मसीह चरण पूर्ति संवैधानिक रास्ते पर चलकर अपनी जिम्मेवारियों को एक सजग नागरिक के रूप में निर्वहन करना चाहते हैं। शिक्षा, रोजगार जैसी बातों पर समाज के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी जो मौजूदा हालात है पूरे देश भर में, गांव घर से लेकर शहर तक में, उसको लेकर आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश भर में मौजूदा हालात ठीक नहीं है, क्योंकि जो अखिल भारतीयता की सोच होनी चाहिए वो नहीं है।
जनता से लेके नेता तक अपने ही जाति, अपने ही धर्म, अपने ही प्रांत तक में लोग सिमट के रह रहे हैं। उसी सोच के अनुसार काम कर रहे हैं। अपनी जाति को ही ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं या अपने धर्म को ही। देश, संविधान और कानून को यहाँ कोई प्राथमिकता नहीं दे रहा है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा सरकार और संविधान को अपने हित या अपने सामाजिक और जातीय ज़रूरत और धार्मिक ज़रूरतों के अनुसार से उसको बदलना चाहते हैं। उदाहरण स्वरूप हम लोग कहेंगे, छोटा सा भी बोल लगा, बिजली तो लोग उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन बिजली बिल देने से वो लोग दूर भागते हैं या बिजली बिल देना नहीं चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब कि लोग सरकार से केवल मांगते हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं, और जो नागरिक है, जो समाज है, कहीं ना कहीं वो अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं, अपनी जिम्मेवारियों को छुपाते हैं, और जब भी कोई बात हो तो सरकार को ही निशाना बनाते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अधिकार, संविधान ने हमको अधिकार दिए हैं, तो भारतीय नागरिक का नागरिक दायित्व या नागरिकों का कर्तव्य है भी है। यदि नागरिक अपने कर्तव्यों का बढ़िया से निर्वाह करेंगे या कर्तव्य को निभाएंगे, तो बहुत से जो जैसे पुलिसिंग, जैसे ट्रैफिक पुलिस का, वो हम कहते हैं कि यदि नियम लोग पालन करेंगे तो उसकी ज़रूरतें ख़त्म हो जाएगी। उदाहरण स्वरूप, गाड़ी कोई चला रहा है तो हेलमेट नहीं लगाएगा, या बिजली जला रहा है तो बिल नहीं भरेगा, सार्वजनिक जगह में गंदगी नहीं करना है लेकिन उसको गंदगी फैलाएगा, साफ करने का उसका मन में नहीं रहेगा। क्योंकि जब तक नागरिकों का ऊंचा चरित्र या नागरिक दायित्व नहीं रहेगा, सिर्फ कानून और पुलिस मिलिट्री से देश का कुछ होने जाने वाला नहीं। अपना दायित्व का निर्वाह करेंगे। जैसे हम लोग जैसे पहले संस्कृत में पढ़ते थे, व्यास्य वचनम दयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, या वसुधैव कुटुम्बकम की जो हम लोग बात किया करते थे, या अतिथि देवो भव लोग बात करते थे, या क्या कहें कि ये सब ख़त्म हो गया है। यहाँ आपने ही लेकिन जैसे एक उदाहरण लें कि आपका महाराष्ट्र में बिहारी के खिलाफ, असम में कुछ दिन झारखंड के आदिवासियों के खिलाफ, अभी जो मणिपुर में क्या कहेंगे कि मैतेई और कुकी एक दूसरे आमने सामने हैं। क्योंकि लड़ाइयाँ तो होती ही रहती हैं, लेकिन लड़ाई के बीच में भी हर आदमी का एक नैतिक कर्तव्य होता है। लड़ना तो चाहिए, स्वार्थ है, हर चीज़ है, कानून से लड़े या समाज में बैठे कर बहस से लड़े, लेकिन ये जो बहसीपन पर जो उतर आ रहे हैं, जैसे पहले ही मैं मणिपुर के बारे में बोल चुका हूँ, जो बेबस बच्चे और महिलाओं पर जो आक्रमण हो रहा है, वो किसी भी मानवीय सोच आदमी के लिए बर्दाश्त से बाहर का चीज़ है, और ये अमानवीय कृत्य है। और ये सोच सिर्फ हम लोग, पहले मैं बोल चुका हूँ कि लोग अपने ही जाति को सब कुछ, अपने ही धर्म को सब कुछ, बाकी लोग को इंसान ना जानवर समझने का जो प्रवृत्ति भारत में बढ़ रहा है, वो देश के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, हिंसक भी देखिए, जितना भी हर समस्या का संविधान, जब इतना बड़ा संविधान है तो उसमें विभिन्न किस्म का समस्या है, तो संविधान में निदान भी है। और ये तुष्टीकरण की नीति, या जिससे हम क्या करके, मान लिया आदिवासी गैर आदिवासी का जो झगड़ा हो रहा है, वो भी हो सकता है उस इलाका का 6 शेड्यूल इलाका है, उसमें निदान जरूर लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ ऐसा है कि सिर्फ लेना ही चाहते हैं लोग। मान लिया मैतेई जाति के लेके आदिवासी का दर्जा लेने के लिए लोग कर रहा है, लेकिन मान लिया हम लोग खुद आदिवासी हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ है कि आदिवासी होते हुए आदिवासी का तो ये तो हम लोग हैं, लेकिन हर किसी को नौकरी नहीं मिला हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग जी रहे हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ सोचते हैं कि आदिवासी हो जाएंगे तो लोग सोचता होगा कि शायद खेती किसानी नहीं करना पड़ेगा, सरकार हमको बहुत कुछ दे देगा। और आदिवासी भी लोग भी सोचते हैं कि हम आदिवासी स्तर से बाहर चल जाएंगे तो हम लोग मर जाएंगे। ये जो लोभ और जो भय का जो भावना है, उदाहरण स्वरूप हम ही मुंडा लोग का है, अंडमान निकोबार में हम लोग शायद जनरल का स्टेटस है,
फिर भी वहाँ का मुंडा लोग जी रहा है। असम में शायद हो हम लोग बैकवर्ड की स्थिति में, फिर भी हम लोग जी रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये शिक्षा, इससे स्टेटस होने से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में कोई डायरेक्ट फायदा तो होने वाला नहीं है, लेकिन ये कि एकदम बेवजह का झगड़ा बना हुआ है और सिर्फ लोग अपने लिए जी रहे हैं, अपने लिए। मान लिए की बात है कि आदिवासी होना, उसके लिए वहाँ का डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, वहाँ के मूल निवासी होना जरूरी है। जैसे असम में हम लोग बाद में गए, भारत के मूल निवासियों के वंशज होते हुए अभी हम लोग वही स्थिति में हैं, लेकिन हम लोग वहाँ जीना सीख लिया। असम के मुंडा लोग जो हैं आदिवासी का बिना दर्जा रहते हुए भी वहाँ जी रहा है। लेकिन क्या है कि संविधान को डिस्ट्रिक्ट गजेटियर जो आदिवासी होने का मूल आधार है, वहाँ के फर्स्ट सर्वे जो मूल आधार है, तो उस पर कोई बहस करने वाला नहीं है। सरकार से हर कोई लेना ही चाहता है और सरकार को कटघरा में खड़ा करता है कि सरकार, जब हम अच्छे भारतीय नागरिक ही नहीं है, संविधान का पालन, कानून का पालन नहीं करेंगे, तो सरकार को देश दौरे पर कुछ नहीं होने जाने वाला। और कमी बेस मैं सोचता हूँ, जहाँ जहाँ घूमा हूँ, असम का, बॉम्बे तो मैं नहीं गया हूँ, दिल्ली हरियाणा गया हूँ, या झारखंड का वर्तमान स्थिति देख रहा हूँ, उड़ीसा गया हूँ, वो सब जगह वही स्थिति है। क्योंकि हम नागरिक दायित्वों का निर्वाह किए बगैर यदि सरकार को कटघरा में खड़ा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम भी एक बाखपटू हैं या चालाक राजनेता के तरह हम अपना व्यवहार कर रहे हैं पब्लिक। आपका एक स्लोगन है कि ब्रिटिश काल में, मुगल के काल में जो ज़मीन लूटी गई है उसको वापस दिलाना है या लाना है, ये मेरा जुनून है। मेरा जो गांव है पश्चिम सिंहभूम के पहाड़ियों के, जो जंगल और पहाड़ियों के तलहटी से 3-4 किलोमीटर उत्तर में, जहाँ से खूंटी का जिला का सीमा हटा हुआ है। तो सवाल ये है कि 1821 तक हम कोल्हान के लोग ब्रिटिश शासनकाल में नहीं थे। कैप्टन कैमैक के और विल्किंसन के जाने के बाद जो वहाँ का टैक्स सिस्टम शुरू हुआ, पहले तो क्या है, तो टोटल गांव हम लोग चंदा कोई ज़बरदस्त हम लोग कोई वसूल नहीं देते थे, चाहे बुढ़ाट राजाओं को हो, चाहे और अन्य शासकों को। तो हम लोग कोई ज़बरदस्ती इच्छा के रूप में हम लोग दे देते थे, चंदा के रूप में हम लोग टैक्स नहीं दिया करते थे। लेकिन जब ब्रिटिश रूल में आने के बाद यहाँ टैक्स कलेक्टर, खासकर मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि यूपी और बंगाल, हो सकता है राजस्थान और उड़ीसा और महाराष्ट्र तक से लोग टैक्स कलेक्ट करने के लिए इस इलाका में आए। तो सवाल ये है कि हमारी लड़ाई किसी से जाती है, लेकिन जो ब्रिटिश और मुगल शासन काल में जो टैक्स वसूलने के लिए आए, जब हमारा पूर्वज टैक्स नहीं दिया तो हमारे कृषि भूमि को हमारे पूर्वजों से छीन करके उसको नीलामी में बाहर का लोगों को दे दिया गया। तो सवाल ये है कि हमारी जितनी भी लड़ाई हो कृषि भूमि के चलते, लेकिन जाति के लिए हमारी लड़ाई नहीं है। तो ये जो मूल रूप है कि हम लोग कृषक के समाज से जुड़े हुए मुंडा लोग या अन्य भी लोग हैं, ये कृषि भूमि पर जितना भी होगा, यदि मेरा रिपोर्ट बताता है कि ये विलेज नोट में फलाना गांव में कोई नहीं था और ब्रिटिश पीरियड में डायरेक्ट लिखा हुआ रहता बाजारी रजिस्ट्री पट्टा, तो ये कृषि भूमि वापस करना हम लोग का जीवन या जीविकोपार्जन से संबंधित है। ये हमारा कोई दंगा करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, किसी को प्रताड़ित नहीं करना। सरकार का काम है कि शेड्यूल इलाका में ये लोग आदिवासियों के पूर्वज को किस प्रकार प्रताड़ित किए, जिनके खिलाफ बिरसा मुंडा, खूंटी, भीमराव सिंह लोग पश्चिम सिंहभूम में, इसके बाद सिद्धू कानू लोग आपका संथाल परगना में लड़े, और तमाम जो वीर शहीद इस कृषि भूमि से किसानों को क्या अधिकार जो हटाने के खिलाफ ही लोग की लड़ाई थी। और आज भी आदिवासी का जो वंशज है जो लुटा, आज भी कहीं ना कहीं कृषि भूमि जब कम होता है तो हम लोग का मन में होता है
कि ये खेत हम लोग का पूर्वज का था, यदि खेती हम लोग का होता तो हम लोग को शायद नौकरी करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। और आज हम लोग को क्या कि नौकर बना दिया है कि तुमको ये करेंगे, नौकरी देंगे। लेकिन हम लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं कि नौकरी 5 से 10% लोगों को ही मिलने वाला है। लेकिन न्याय संगत क्या है कि हमारा पूर्वज का मतलब मुगल या ब्रिटिश पीरियड में लुटाया तो वापस ज़रूरी है, तो हमारा ज़मीन भी तो पूर्वज का लुटाया तो मिलना चाहिए। तो यही है मेरा। और नहीं तो देखिए, हम इसीलिए कृषि भूमि का मांग करते हैं कि लूटा हुआ ज़मीन का बात करते हैं, क्योंकि इससे हमारे पूर्वजों का जीविका चलता था, जिसको छीना गया। और यदि इस ज़मीन वापस मिलता है, सरकार वापस कराती है विशेष कानून के तहत। मैं ये भी नहीं करता उन लोगों को भगा दिया जाए, लेकिन सरकार से मैं यही कहूँगा कि उन लोगों को भी जीवन यापन का कुछ मुआवजा दे के जहाँ से आए हैं वहाँ सम्मानपूर्वक उन लोग को बिजनेस करने के लिए दे दिया जाए उन लोग को पैसा, और हमारे जो किसान लोग को उसको आवंटित कर दिया जाए। इसमें सरकार के पास इतना फंड है कि यदि सोच रखेगा आदिवासियों को ज़मीन वापस कराने का, तो हम कहते हैं कि ट्राइबल सब प्लान का पैसा से ही खरीद के ये लोग का भी पैसा हो जाएगा और हम लोग को आदिवासी लोग को ज़मीन वापस। दादा, जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि मुगल के समय में, अंग्रेज़ों के समय में ज़मीन लूटी गई, तो आज के मौजूदा हालात में भी यही है कि जो शहर में जो कमर्शियल ज़मीन है, जो आदिवासियों की ज़मीन है, वो भी तो लूटी जा रही हैं। उनकी ज़मीन आज कहीं ना कहीं उनसे छीनी भी जा रही हैं, हत्याएं भी हो रही हैं। तो इस पर क्या कहना है? देखिए, आदिवासी ज़मीन या CNT एक्ट के दायरे में या SPT एक्ट के दायरे में जितनी भी जाती हैं, उनका संरक्षक DC है, या फिर निगरानी के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि है, पंचायत प्रतिनिधि है। सबसे बड़ी बात है, जो प्रतिबंध किस्म की ज़मीनें हैं या CNT के दायरे की ज़मीन है, उसको उसके अवैध बिक्री पर सूचना देने के लिए स्थानीय, मान लिया ग्राम सभा है तो ग्राम सभा है, यदि टाउन में पार्षद है तो पार्षद है, या मुखिया या और लोग हैं, तो सबसे पहले कि इन्हीं लोगों को विधि के दायरे में काम करना सीखना होगा। लेकिन जब रांची जैसे महानगर में, जहां राजधानी है, कानून विधि व्यवस्था पूरा झारखंड में संचालित होता है, और रांची में ज़मीन, आदिवासी ज़मीन लूटा जाए कमर्शियल वैल्यू का, जैसे एक तो हम लोग जान रहे हैं ताज़ा तरह पूजा सिंघल का जो पल्स अस्पताल है, निश्चित है स्थानीय जनप्रतिनिधि, पंचायत स्तर के लोग, नहीं मिले हुए होते तो शायद ये ज़मीन कब्जा नहीं होता। क्योंकि नेवरी, इसके बाद रिंग रोड के अगल बगल में तमाम जो मैं गांव में घूमा, तो यहाँ गैर मजरूआ जो खास ज़मीन से लेके जितना भी सरकार प्रतिबंधित ज़मीन है, आदिवासी ज़मीन है, धड़ल्ले से खास कर मैं देखा तुम्बा गुट्टू में सादा पट्टा में बिक रहा है। और किसी न किसी ज़माना में मतलब सादा पट्टा रहेगा तो विधिवत रूप से कोई उसका स्थायी कागज नहीं है, और जो क्या है वो कल विवाद का घर होगा। ये रांची का ये स्थिति है। तुम्बा गुट्टू में कि एक ज़मीन है, नाम निखिल नायक का ज़मीन में, वहाँ का स्थानीय मुखिया, नाम याद नहीं कर रहे हैं, वो दो गो वंशावली में सत्यापन किया है। तो सवाल ये, इस प्रकार जो सत्यापन होते रहेगा तो ज़मीन तो लुटाएगा ही। रहा सवाल है कि पूरा गांव, मान लिया आपका बकास धुइयारी मुंडाई है, पहनाई है, ऐसे ज़मीन में भी व्यावसायिक जो इमारतें या कृषि भूमि है उस पर भी व्यावसायिक उपयोग हो रहा है। ये तो देखने के लिए यहाँ का स्थानीय जो ग्राम सभा प्लस या पार्षद हो चाहे पंचायत के, इन्हीं लोगों का काम है। और ये लोग जागरूक नहीं होंगे और साथ में जागरूक नहीं होंगे, स्थानीय पुलिस प्रशासन भी इस मामले में कुछ नहीं कर सकता है। तो आप कहते हैं कि आज एक बिरसा की ज़रूरत है।
क्या है इसके पीछे का राज के? देखिए, आदि विद्रोही में जैसे यूरोपीय विद्रोह में स्पार्टाकस का एक अलग सिंबल रहा, तो उसी प्रकार झारखंड के जितने भी विद्रोह के क्या कहेंगे सिंबल या उसको एक नायक मानने में एक बिरसा का ही सबसे ऊंचा नाम लिया जाता है। बिरसा सबसे पहले की ये एंटी सोशल एलिमेंट नहीं थे, उसमें कोई कमियां नहीं थी। दूसरी बात है कि सादा जीवन, उच्च विचार और सामाजिक कुरीति, ये शासक वर्ग के साथ भी लड़ा। शासक वर्ग के साथ लड़ने के साथ साथ सामाजिक कुरीतियों के साथ भी लड़ा। आज उस भगवान धरती आबा बिरसा मुंडा का एक पंथ भी चल रहा है, जिसको हम पश्चिम सिंहभूम में खूंटी के सीमांत इलाकों में बिरसाइत कहा जाता है। और वही लोग आज भी कम संसाधनों में अपना जीवन यापन करते हैं, नशापान से दूर रहते हैं। तो यहाँ बिरसा मुंडा एक अबुआ दिसुम अबुआ राज की परिकल्पना किया। जितने भी सामूहिक जमीन कर निजी स्वामित्व रखने वाले बाहरी जमींदारों या सामंतों और औपनिक शासन अंग्रेजों के साथ वो संघर्ष किया। तो आज भी एक विलेज रिपब्लिकन या सामूहिक मालिकाना सोच का आदमी होना चाहिए, जो सादा जीवन, उच्च विचार के साथ जीवन जी सके और आप आदिवासी या संपूर्ण आदिवासी समाज प्लस झारखंडी के समाज से संपूर्ण भारतीय समाज को एक नई दिशा दे सके। वैसे अच्छा एक कहें कि एक अच्छा दार्शनिक का ज़रूरत है आज इस किसान आंदोलन को या संपूर्ण भारत देश को नेतृत्व करने का। एक सच्चा जो मनुष्य का दर्शन रखता है। यहाँ तो दार्शनिक तो मिलेंगे, हिंदू दार्शनिक अलग है, ईसाई दार्शनिक अलग है, ये लोग अलग अलग मुद्दे में लड़ बैठ रहे हैं। लेकिन एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो सबको लेकर चले। तो हमारे दर्शक ये भी तो जानना चाहेंगे कि मसीह चरण पूर्ति जो है आज इस तरह से बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं, ज़मीन लूट की बात कर रहे हैं, तमाम तरह की जो बातें कर रहे हैं वो संवैधानिक तरीके से रख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप भी तो मुख्य मार्ग से भटक के माओवाद को चले गए, उस संगठन में रहे। तो माओवाद में जाने का खास मकसद क्या रहा? माओवाद की सोच क्या रही है? देखिए, भारतीय संविधान भी तो प्रस्तावना देखिएगा तो समाजवादी देश है और माओवादी भी देखिएगा कि उनका जो भाकपा में घोषणा पत्र एमसी का था उसमें शोषित उत्पीड़ित जातीय और सर्वहारा वर्ग लिखा हुआ है। उनका भी सोच है एक समाजवादी नवजनवादी भारत बनाना। तो मैंने विशेषकर सामंती शक्तियों के साथ यहाँ के लोगों को लड़ते हुए जब दिखा, खासकर राजबाला वर्मा के समय में जब हमारे गांव के बगल के आदिवासी ले जो लोग लड़ रहे थे ज़मीन के लिए, जो ब्रिटिश शासनकाल में ही 56 रुपये में पूरा गांव बिक गया था। तो कृषि भूमि वापसी के लिए जब लड़ाई गांव वाला शुरू किया तो तात्कालिक जो कानून के अनुसार जिला प्रशासन आदिवासियों को साथ में लिया। उस पर शायद हम लोग कोर्ट में अच्छा क्या तर्क नहीं रख सके, जिसके कारण विलेज नोट हमारा है, नीलामी हुआ वो लोग भी है, ये लिखा भी हुआ था खतियान में ये लोग लगान वसूलने वाला लोग था। लेकिन इस पर भी भूमि सुधार अधिनियम के विभिन्न धाराओं में जो तहसीलदारों को जो सहूलियत दिया गया है उसी के आधार पर हमारे जो आदिवासी किसान उस केस को शुरू में हार गए थे। तो दूसरी बात है कि माओवादी में जाने का हम जातीय लड़ाइयाँ मैं करीबी से देखा, जातीय लड़ाइयों को मैं करीबी से देखा और मैं सोच रहा था कि माओवादी ये होगा तो जाति और धर्म की लड़ाई लोग बंद कर देगा, सिर्फ पेट के लिए लड़ेगा और पेट के लिए ही संपूर्ण भारतवर्ष का जो कृषि नीति से लेकर उद्योग नीति के लिए उद्योग नीति ये लोग एक नया भारत का निर्माण करेगा। इसी सोच के साथ माओवादी
तो मतलब क्या लगता था कि जो गरीबों की ज़मीन लूटी गई है, जो ज़मीन गरीबों के हक छीनी जा रही है, उसी को लेकर माओवाद आगे बढ़ रहे थे कि गरीबों का जुल्म ना हो, उन पर शोषण ना हो, अत्याचार ना हो? देखिए, गुरुजी भी जोतदार या जमींदारों के पास जोरदार आंदोलन चलाए हुए थे। तो माओवादी भी शुरुआती दौर में जब जमींदारी 1956 में ख़त्म हुआ, उससे पहले जो मई 1952 में जब गजट पारित हुआ, तो बहुत सा जो अंग्रेज के लिए या तहसीलदारों का ज़मीन के फर्म में जमा हो चुका था। तो ये बहुत सा जगह चालाकी से इन लोगों ने जितना ज़मीन रखना है, अधिकतम सीमा के अलावा ये लोग ज़मीन रखे हुए हैं। तो ये सब चीज़ में क्या है कि माओवादियों ने डायरेक्ट एक्शन लिया, और कहीं कहीं माओवादी जब आए या अन्य वामपंथी संगठन आए, किसानों के हित में अच्छा काम किया, कोर्ट से भी लड़ाई लड़ के ज़मीन को निकाल दिया। मेरा भी उम्मीद यही था कि ब्रिटिश पीरियड में जितना भी शेड्यूल इलाके में तहसीलदार लोग और इसका ज़मीन जो लुटाया था, ये माओवादी के में रह के वापस हो सकता है, इसी सोच के लिए मैं गया। तो आपको क्या लगता है कि ये जो है कि बंदूक की नोक पे लड़ाई लड़ी जा सकती है, इंसाफ किया जा सकता है, या इंसाफ के लिए लड़ा जा सकता है? देखिए, इंसाफ के लिए तो कोर्ट है, संविधान है। यदि संविधान को बढ़िया से लागू किया जाए, ब्रिटिश शासन काल में जो ब्रिटिश के लिए चापलूस किया, इनको यहाँ का कोर्ट और संविधान समझेगा, और ब्रिटिश शासन काल में ब्रिटिश का चापलूस करके जो क्या कहेंगे, जो स्थानीय भाषा में मजा लोग मारा या संपन्न जीवन जिए, ये आज भी वर्तमान व्यवस्था को प्रभावित करके, वर्तमान जनप्रतिनिधि यहाँ का कानून निर्माताओं को प्रभावित करके आज भी आनंदपूर्वक जीवन जी रहे हैं। यदि ये चीज़ संविधान उनको, संविधान सभा में बैठे हुए लोग, विधि निर्मात्री सभा में बैठे हुए लोग, विधानसभा सांसद में बैठे हुए लोग पहचान लेंगे, यहाँ का न्यायपालिका में बैठे हुए लोग समझ लेंगे, यहाँ का जितने भी IAS IPS अफसर हो, इसे लोग को पहचान लेंगे, और किसानों के साथ संविधान और कानून के दायरे में न्याय होगा, तो यहाँ शायद हमको नहीं लगता है कि यहाँ बंदूक का जरूरत पड़ेगा। जिस तरह से मौजूदा हालात है पूरे देश भर में, विभिन्न राज्यों में भी आदिवासियों पर हमलाएं जो हैं चौतरफा हो रहा है, महिलाओं को जो है कि निर्वस्त्र करके घुमाया गया, जिस तरह से माँ बहनों के आबरू से खेला जा रहा है, इस पर मसीह चरण पूर्ति जी की क्या सोच है? देखिए, आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है, प्लस जो मणिपुर में हुआ, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। किसी भी भारतीय नागरिक को सिर्फ जाति और धर्म देख के किसी भी नागरिक पर इस पर किस्म का अत्याचार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे देश का माहौल खराब होता है। मीडिया में जाएगा तो क्या कहें कि कुछ जल्दी आवेश में आने वाले लोग लड़ना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे गुनाहगारों को कैसी सजा मिलनी चाहिए? देखिए, कानून तो अपना काम करेगा, सजा मिलनी चाहिए, कठिन से कठोर से कठोर कार्रवाई इन लोग पर होने चाहिए, लेकिन जब तक हम लोग सोच नहीं बदलेंगे तो ये घटनाओं की पुनरावृत्ति होती ही रहेगी। इसीलिए मैं एक प्रत्येक नागरिक से यही कहूँगा कि एक अच्छा नागरिक बने और कानून को तोड़ने का ऐसा घृणित काम ना करें। जब माओवाद में थे, जब जन अदालत लगती थी, तो ऐसे मामले भी तो सामने आते थे कि बेटियों के साथ छेड़खानी हो गई, ये हो गई, तब कैसा सजा दिया जाता था? देखिए, वो तो जनता फैसला करती थी, हम लोग उसमें, देखिए ऐसे मामले खासकर माओवादी इलाका में कम ही हुआ करते थे, क्योंकि जानते थे कि पब्लिक की सजा तो कम से कम इतना पीट देता था उन लोग को कि कम से कम एक आध महीना से उठना बैठना ही होता। कोर्ट तो जाता नहीं था, लेकिन 1 महीने तक आराम करना पड़ता था। इस डर से लोग माओवादी इलाका में खासकर महिलाओं के साथ इस किस्म का काम नहीं करते थे। तो ज़रूरत है ना कि ऐसा कोई कानून आए और ऐसे गुनाहगारों को कड़ी सज़ा मिले कि फिर कोई ऐसा दोबारा हिमाकत ना करे। तो कानून तो कड़ी से कड़ी सजा के व्यवस्था विधि में भी है, लेकिन सवाल है कि जब हम लोग नहीं सुधरेंगे तो हम अपना सोच में मान लिए कोई रेप करने वाला भी किसी का भाई हो सकता है, किसी महिला को रेप करने वाला
भी किसी का भाई हो सकता है, किसी का बेटा हो सकता है। तो सबसे पहले बात ये करें, क्या वो अपनी बहन और माँ से या बेटी से इस प्रकार से करने देख सकता है? सबसे पहले तो सोच बदलना होगा। कानून बना देने से भर इसका निदान होने वाला नहीं है। सबसे पहले हम लोगों को एक अच्छा आदमी, अच्छा भारतीय नागरिक बनना होगा, और तभी जाके संभव है। और नहीं तो मैं कहूँगा कि कानून बना देने से यहाँ तो फांसी का भी व्यवस्था है, लेकिन फांसी होते हुए भी क्या यहाँ की दरिंदगी करते ही लोग कर रहे हैं। समाज को सोच बदलना पड़ेगा। हाँ, सोच बदलना पड़ेगा। सोच को बदले बिना हम सिर्फ कानून से ही इस प्रकार का घटना का पुनरावृत्ति नहीं होगा, ये हम नहीं कह सकते हैं। ये तो सोच बदलना होगा, इस पर बहस करना होगा। जो विक्टिम का परिवार तो पीड़ित ही है, लेकिन जो प्रेडेटर या जो शिकारी रहा है, जो मणिपुर में जो लोग अपराधी जो अरेस्ट हुए हैं, उनके परिवार वालों को भी इस बारे में मंथन करना होगा कि उनको भाई को बोलना होगा, उनका बेटा को बोलना होगा, रिश्तेदार लोग को बोलना कि उसने गलत किया है। क्या कहना चाह रहे थे? जो नौकरी के नाम पर जो लड़ाइयाँ होती है, यहाँ झंझट हो रहा है, तो इसमें मेरा इतना ही कहना है कि नौकरी, सरकारी नौकरियों के नाम पर जो हम लोग एक प्रांत के लोग दूसरे प्रांत लोग के साथ लड़ रहे हैं, तो अभी भी प्रत्येक गांव में ब्रिटिश शासन काल में जितने भी जो बेलगान ज़मीनें थी, जो ब्रिटिश के लिए लगान वसूले, वैसा ज़मीन को ग्राम सभा के अधीन कर दिया जाए, और ग्राम सभा में जो योग्यता के अनुसार सभी जाति के धर्म के लोग जो सामूहिक कृषि करेंगे, तो मैं कहता हूँ ये जो पलायन या जो रोजगार के लिए एक प्रांत का दूसरे प्रांत के लोगों के खिलाफ जो विश्वमन, ये खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। 60-40 का अभी चल रहा है स्थानीय नीति 1932 का खतियान, इस पे क्या कहना है? देखिए, ये आप झुंझुना भरा है। देखिए 100%, मैं तो पहले भी नौकरी के बारे में बोल चुका। देखिए, अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, बहुत से लोग बोले कि ये ऐसा बोल रहा है, लेकिन क्या 100% नौकरी भी मिल जाएगा? या 60-40% बाहर का लोग को भी देखेगा। बाहर का लोग का सरकारी नौकरी से पेट भरने वाला नहीं है। 60 इधर झारखंडी लोग को भी पेट। यहाँ सवाल यह है कि यहाँ जो उत्पादन के साधन है, जो कृषि खासकर जमीन है, जो सामूहिक मालिकाना में आ सकता है, जो बेलगान जमीनें थी जिस सरकार के अधीन है, इसमें सरकार चाहेगा कि ग्राम सभा को सहमति में लेते हुए ग्राम सभा के मेंबरों को मान लिया उस फर्म के मेंबर के रूप में रखते हुए यदि करेगा, तो यहाँ जब 60-40 का फार्मूला कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या लग रहा है कि ये सब जो हल्ला हो रहा है, आंदोलन हो रहा है कि 60-40 नहीं चलता हो, तो इस पर क्या लग रहा है आपको? देखिए, लोकतंत्र में सबको अपना बात रखने का हक है। 60 वालों को भी बात रखने का हक है, या 40 वालों को भी, या 100% झारखंडी लोग बोले कि हमको चाहिए, वो भी रख सकता है। और बाहर का लोग भी बोले कि हम लोग को भी 50, वो भी रख सकता है। लेकिन पहले ही मैं बोल चुका हूँ कि जब तक सामूहिक मालिकाना नहीं होगा, उत्पादन के साधनों में सब लोगों की हिस्सेदारी और उत्पादन का वितरण न्यायपूर्ण तरीके से नहीं होगा, ये सिर्फ नौकरी बांट देने से आपका संपूर्ण झारखंडी लोगों का समस्या का समाधान नहीं है। या बाहर लोगों को भी नौकरी में दे दिया जाए तो संपूर्ण बाहर के लोगों को यहाँ रोजगार मिलने वाला नहीं है। रहा सवाल है यहाँ का ही उत्पादन के साधन में से कृषि को विकसित करके, पशुपालन को विकसित करके, या सरकार को सामूहिक पशुपालन कैसे होगा, सामूहिक कृषि कैसे होगी, सामूहिक बागवानी कैसे होगी, यहाँ सामूहिक की उत्पादन मान लिया टेलरिंग हुआ, बूट मैन्युफैक्चरिंग हुआ, छोटा छोटा DC लेवल तक का प्रोग्राम बना के मान लीजिए जिला लेवल में ही यहाँ के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को मिलकर करना होगा। मतलब छोटा छोटा कुटीर उद्योग लगाए, और इससे है कि बेरोजगारी भी खत्म हो। हाँ, ये हम लोग, क्योंकि 80% मान लिया हम लोग कृषक हैं, कुछ व्यापारी हैं और कुछ सरकारी नौकरी में हैं, लेकिन 80% लोगों को सरकारी नौकरी में जगह नहीं दिया जा सकता है। मैं पहले ही आपको बोला कि लोग सरकार से लेना भर जानते हैं, देना नहीं जान रहे हैं। और ये चीज़ हो जाएगा ना,
तो ये लोग न्याय चलता हो, इससे कोई एक आदमी नेता बन जाएगा, जैसे डोमिसाइल से कुछ नेता लोग बन गए। मसीह चरण पूर्ति जी का क्या भूमिका होगा, ये आखिरी सवाल है कि 2024 में आपकी क्या भूमिका होगी, विधानसभा में या फिर संसदीय चुनाव में? देखिए, सबसे कहते लोग सब, मैं किसी को भी लोग वोट दे, लेकिन खांसी मुर्गा और दारू दे के किसी को वोट ना दे, और जातीय धार्मिक ताकतों को वोट ना दे। जो शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार का और जन समन्वय का, विभिन्न जाति और धर्म के लोगों को लेकर साथ चलने वाला को लोग चुने। आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, पहले तो बूथ कमेटी यानी ग्राम कमेटी बनाऊंगा। यदि ग्राम कमेटी और बूथ कमेटी तगड़ा हो जाए और मेरे नहीं रहने पर भी मेरा अनुयायी और मेरे विचारधारा का लोग जीतेंगे, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। और यदि ज़रूरत पड़ेगा तो नया इलाका के लिए अपना चेहरा करने के लिए मैं नया इलाका में चुनाव लड़ सकता हूँ।